नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ एनामलस जीमैन इफेक्ट। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा बहुत एनामलस जीमैन इफेक्ट क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी एटम के फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हैं, हम पाते हैं जो फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो अपने कंपोनेंट में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। और उसी को हमने क्या बोला था, एनामलस जीमैन इफेक्ट बोला था। तो एनामलस जीमैन इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एनामलस जीमैन इफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने सोडियम के D1 और D2 लाइन को जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखा तो हमने पाया कि जो D1 लाइन होती है वो अपने 4 कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई और जो D2 लाइन होती है वो अपने 6 कंपोनेंट में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। कब? जब हमने उन D1 और D2 लाइन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखा। और जो ये स्प्लिटिंग हुई इसी को हमने क्या बोला, एनामलस जीमैन इफेक्ट बोला। तो इसी को हम आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम की। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम वाला हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उसको देखकर यहां आओगे तो आपको इसे समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं कि वेक्टर मॉडल ऑफ एटम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम के अबाउट क्या करता है, प्रिसीजन करता है। क्या बोला हमने कि जो एटम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम के अबाउट क्या करता है, प्रिसीजन करता है। और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है। अब इनवेरिएंट होने का मतलब क्या हुआ, यानी उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। कब? जब उसको हमने कहाँ रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है जब उसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम वेक्टर मॉडल को इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। देखो ये क्या है, हमारे पास एटम है, इसके पास क्या है, कुछ ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों कंबाइन होकर या फिर वेक्टर एडिशन से ऐड होकर हमें क्या दे रहे हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम J दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि जो S है वो J के अबाउट क्या कर रहा है, प्रिसीजन कर रहा है। और जो L है वो भी क्या कर रहा है, J के अबाउट प्रिसीजन कर रहा है। और जो ये J है ये कैसा है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या हुआ, इस J का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब इस J पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा। यानी इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। और जो S और L दोनों इसके बाद क्या करेंगे, प्रिसीजन करेंगे। और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन, इस J के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे पास म्यू J होगा। और ये म्यू J क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है। और हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में इस म्यू J और J के बीच रिलेशन पढ़ा हुआ था। ठीक है, और रिलेशन क्या था, हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू J डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ J इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, G इंटू E डिवाइडेड बाई 2m के बराबर होता है। ठीक है, इसे मैंने से समय क्वेश्चन नंबर 1, J क्या है, ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, सॉरी म्यू J क्या है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, J क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये G क्या है, लैंडेज़ी फैक्टर है। हमने इससे पिछले लेक्चर में इसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था, अगर आपको याद है तो। याद नहीं है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से हम G को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या फिर किस तरीके से हम G के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक, और हम जानते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर जो ये G है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस का J इंटू J प्लस 1 माइनस का L इंटू L प्लस 1 एंड प्लस का S इंटू S प्लस 1 एंड डिवाइड में कितना होता है यहाँ पर 2 इंटू J इंटू J प्लस 1 के बराबर होता है। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू हमारे पास, लैंडेज़ी फैक्टर की वैल्यू है, जहाँ ये J, L और S के हैं क्वांटम नंबर है, इनके नाम तो हम जानते ही हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये इन दोनों का रिलेशन हो गया म्यू J और J के बीच। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें एनामलस जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। अब एनामलस जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है अलोंग जेड डायरेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलोंग जेड डायरेक्शन कोई एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा। मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये मेरी क्या है, जेड डायरेक्शन है, और इस जेड डायरेक्शन मैंने क्या अप्लाइड कर दिया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है मेरी यहाँ पर, ये जेड डायरेक्शन है, और इस जेड डायरेक्शन में मैंने कोई एक मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर दिया। ठीक, नाउ अब हम जानते हैं फ्रॉम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, जैसे मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करूंगा, ये जो हमारे पास जे है ये क्या करेगा, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, जो ये जे है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन करने लग जाएगा। तो मैं इस प्रिसीजन को इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो जे है क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन कर रहा है। और हम जानते हैं ये प्रिसीजन कैसा होगा, क्वांटाइज होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, इस जे का जो जेड कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, क्वांटाइज होगा। और हम ये भी जानते हैं उस जे के जेड कंपोनेंट को, यानी जेड कंपोनेंट ऑफ जे या फिर क्वांटाइज कंपोनेंट ऑफ जे कैन बी रिटन एज एम जे इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर से जो हमको याद है या फिर जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर बोल रहे हैं। ठीक, यानी जो प्रिसीजन होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। और इसका जो जेड कंपोनेंट होगा, यानी कंपोनेंट अलोंग जेड डायरेक्शन बोल सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला। ठीक, तो जे का जेड कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, क्वांटाइज होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, सर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर जो एम जे है ये क्या है, एक क्वांटम नंबर है और इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू जे। तो ये एम जे है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू जे, करस्पॉन्डिंग टू जे। ठीक है, और फॉर ए गिवन जे, इस एम जे की जो वैल्यू होती है वो -J2 प्लस जे लाई करती है। ठीक है, अगर हमारे पास जे की कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उस जे की वैल्यू के लिए जो एम जे की वैल्यू को कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -J2 प्लस जे लाई कर, सॉरी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -J2 प्लस जे लाई करेगी। अगर ये -J2 प्लस जे लाई कर रही है तो इस एम जे की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी, कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 2J प्लस 1 वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो सो फॉर ए गिवन जे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर ए गिवन जे एम जे कैन टेक 2J प्लस 1 वैल्यू। कितनी वैल्यू टेक कर सकता है ये, 2J प्लस 1 वैल्यू क्या कर सकता है, इसकी हो सकती है। कितनी वैल्यू, फॉर ए गिवन J 2J प्लस 1 वैल्यू हो सकती है ना। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कैसे, अब जैसे हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो हमने पाया कि जो ईच J लेवल है वो कितने लेवल में स्प्लिट हो गई है, 2J प्लस 1 लेवल में स्प्लिट हो गई है। क्योंकि यहाँ पर पहले J की सिर्फ एक वैल्यू थी, लेकिन जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया और उसकी कितनी वैल्यू आ गई, एक J के लिए 2J प्लस 1 वैल्यू आ गई। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही जो ईच J लेवल है वो कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगी, 2J प्लस 1 लेवल में स्प्लिट हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनामलस जीमैन स्प्लिटिंग बोलते हैं, यहाँ पे एनामलस जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस एज वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड ईच J लेवल स्प्लिटेड इनटू 2J प्लस 1 लेवल, 2J प्लस 1 लेवल, जो ईच J लेवल है वो कितने लेवल में स्प्लिट हो गई है, 2J प्लस 1 लेवल में स्प्लिट हो गई है। और यहाँ पर जो 2J प्लस 1 लेवल होंगे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, जीमान लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, जीमैन लेवल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, ईच G लेवल इज स्प्लिटेड इनटू 2J प्लस 1 जीमैन लेवल। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको, किस तरीके से यहाँ पर स्प्लिट हो रही है और कितने लेवल में स्प्लिट होगा, कितने में, 2J प्लस 1 स्प्लिट होगा। ठीक है, 2J प्लस 1 लेवल में क्या होगा, स्प्लिट होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रिसीजन हो रहा है, यानी इस प्रिसीजन की क्या होगी, कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। और हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन फ्रॉम लार्मर थ्योरम, हम क्या जानते हैं, फ्रॉम लार्मर थ्योरम हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, म्यू जे डिवाइडेड बाई जे मल्टीप्लाई बाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है, किसकी, इस प्रिसीजन की। ठीक है, तो यानी ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू जे अपॉन जे मल्टीप्लाई बाई बी आ गया। जब हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन किया था तो यहाँ क्या था, सिर्फ एल आया था। ठीक है, यहाँ म्यू एल और यहाँ एल आया था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एनामलस जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, म्यू जे, और यहाँ क्या ले लिया हमने जे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ भी था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको ना, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू ये क्या है, म्यू जे अपॉन जे है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाकर इधर पुट कर दो, तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, जी इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू बी आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ओमेगा, या फिर एंगुलर
वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। ये क्या हो गया मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। ओके, नाउ अब इस प्रिसीजन की वजह से क्या होगा, इस एटम की टोटल एनर्जी में क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा। ठीक है, प्रिसीजन कब हो रहा है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले इस एटम की कुछ एनर्जी रही होगी। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये जे क्या करने लग गया, इस बी के अबाउट प्रिसीजन करने लग गया। और इस प्रिसीजन की वजह से क्या होगा, इस एटम की एनर्जी में क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा। और जितनी एनर्जी में चेंज आएगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। हमने ये जब नॉर्मल जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन किया था, वहां पर भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। तो हम किसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, हम यहाँ पर चेंज इन एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, या बोल सकते हैं हम इंटरेक्शन एनर्जी के लिए क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं चेंज इन एनर्जी के लिए क्या निकाल दूंगा, एक्सप्रेशन निकाल दूंगा, या फिर इंटरेक्शन एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाल दूंगा, इंटरेक्शन एनर्जी। ओके, इंटरेक्शन एनर्जी हम जानते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी डेल ई डिफाइन एज इंटरेक्शन एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर चेंज इन एनर्जी बोल सकते हैं ड्यू टू दिस प्रिसीजन। तो चेंज इन एनर्जी या फिर इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, ओमेगा इंटू जे जेड होता है। ठीक, जब हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन किया था तो यहाँ पर क्या आया था, LZ आया था, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटल मोशन की बात की थी। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं एटम का, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एनोमलस जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, जे जेड लेना पड़ेगा। ओमेगा तो वहाँ भी था। ठीक, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है, और जे जेड की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पर लिखा हमने, मिटा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, जे जेड की वैल्यू कितनी है, सिंस दिस जे जेड इज इक्वल टू mj इंटू एच अपॉन 2 है। नाउ ये वैल्यू यहाँ से और ये वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, GE डिवाइडेड बाई 2m इंटू बी, एंड मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, mj इंटू एच अपॉन 2 है। ठीक, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, या फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से EBH अपॉन 4πm, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये G इंटू mj आ गया। ये क्या निकल के आ गई मेरे पास, इंटरेक्शन एनर्जी निकल के आ गई। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम इंटरेक्शन एनर्जी को वेव नंबर के टर्म में लिखना पसंद करते हैं। तो अगर मैं इसको किस में लिखूं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखूं, किस टर्म में लिखूं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव लेंथ इन पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। तो इंटरेक्शन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, दिस माइनस का डेल टी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, डेल ई डिवाइडेड बाई एच सी होता है। जो डेल ई है वो ये एनर्जी है, और एच क्या है, फ्लाइंग कांस्टेंट, सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है। नाउ इसकी वैल्यू यहाँ थोड़ा की तरफ पुट कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर EBH अपॉन ये 4πm, एंड मल्टीप्लाई में ये 1/HC लिख दिया मैंने इधर पे, एंड यहाँ मल्टीप्लाई में फिर दोबारा कितना है मेरे पास, G इंटू mj है। ठीक है, नाउ इस h से ये h क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का डेल t इज इक्वल टू कितना आ गया, ये EB अपॉन 4πmc, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, G इंटू mj आ गया। अब ये जो यहाँ पर एक टर्म आया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, ये क्या है हमारे पास, लॉरेंज यूनिट है। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉरेंज यूनिट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L डैश। तो यहाँ पर सिंस वी नो दिस L डैश इज कॉल्ड लॉरेंज यूनिट, इट इज इक्वल टू EB अपॉन 4πmc। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से चेंज इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया, L डैश इंटू जे इंटू कितना आ गया, mj आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, चेंज इन एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर इंटरेक्शन एनर्जी बोल सकते हैं। और ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, क्वांटम नंबर है, तो किस पर डिपेंड कर रही है, ये G पर डिपेंड कर रही है, या फिर लैंडेज जी फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, वैसे वैसे यहाँ पर चेंज इन एनर्जी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग जी वैल्यू के लिए जो चेंज इन क्या है, एनर्जी है, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमको याद होना चाहिए। अब इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी है वो हमें किस तरीके का देखने को मिलेगा। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, सोडियम के दो D1 और D2 लाइन है, उनकी स्प्लिटिंग को देखेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, ओके, तो इसे मिटा देते हैं।
ओके तो हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 1p3/2 टू 2s1/2 एंड 2p1/2 टू 2s1/2। ये क्या है, D1 लाइन है, ये क्या है, D2 लाइन है, सोडियम एटम के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियली जब हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया था, हमारे पास 3 लेवल थे। मैंने एज्यूम कर लिया कि एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। ओके थोड़ा इसको नीचे बना लेता हूँ, ये एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। तो मेरे पास इनिशियली यहाँ पर कितने लेवल हैं, 3 लेवल दिए हुए हैं। ये लेवल मैंने एज्यूम कर लिया कौन सी वाली है, 2s1/2 है, और ये कौन सी है, 2p1/2 है, और ये लेवल कौन सी है मेरे पास, 2p3/2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनिशियली 2 ट्रांजिशन है, एक कहाँ से कहाँ है, इस 2p1/2 से 2s1/2 के बीच में है, ये वाला ट्रांजिशन है। और ये जो ट्रांजिशन में जो लाइन मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, D1 लाइन बोलते हैं। ठीक, और जो दूसरा ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ है, इधर से इधर है, और इस ट्रांजिशन में मुझे जो लाइन मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, D2 लाइन बोलते हैं। ठीक, नाउ ये तो कब है, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस नहीं है, यानी ये कौन सा केस है मेरे पास, नो फील्ड, यहाँ पर मेरे पास कोई भी फील्ड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा और मैं देखूंगा कि ये जो ईच जे लेवल है कितने लेवल में स्प्लिट, सॉरी हाँ, जो ये ईच जे लेवल है ये कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगी, 2j+1 लेवल में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, ये टेबल जैसे बनाता हूँ ताकि मुझे वो समझने में क्या हो, आसानी हो। इधर बनाओ, इधर बना देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक टेबल जैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टर्म्स, यहाँ पे जो हमको टर्म्स दिए हुए हैं, कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं। पहला टर्म को ये दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे को, 2s1/2 दे रखा है। ठीक है, पहला टर्म क्या दे रखा है मेरे को, 2s1/2 दे रखा है। अगर ये 2s1/2 है तो इसके लिए मेरे पास जो क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है, और मल्टीप्लिसिटी 2 कब आएगी, जब s की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। और जो इसके लिए l होगा वो कितना हो जाएगा, s है तो l कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर j = कितना है, 1/2 है। जो ये नीचे यहाँ पर क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में होता है, वो किसके बराबर होता है, j के बराबर होता है। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या, 2p1/2 है, कितना है, 2p1/2। तो इस केस के लिए भी हमारे पास जो s होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास क्या होगा, s यानी स्पिन क्वांटम नंबर वो कितना होगा, 1/2 होगा, और जो l होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो j होगा वो कितना होगा मेरे पास, अगेन 1/2 होगा। जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है मेरे पास, 2p3/2 है, कितना है मेरे पास, 2p3/2 है। तो इसके लिए मेरे पास क्या, जो हमारे पास s होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, और जो l होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो j होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट कॉलम में हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितने लेवल हमको देखने को मिलेंगे, या नंबर ऑफ लेवल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम नंबर ऑफ लेवल निकाल देंगे। ठीक, नंबर ऑफ लेवल। ठीक है, टोटल कितने नंबर ऑफ लेवल होंगे, यहाँ पर 2j+1 लेवल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए j कितना है, 1/2 है, तो इसको 2j+1 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर आंसर, 2 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, j कितना है, 1/2 है, तो 2j+1 कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर कितना है, 3 है, 3/2 है, तो 2j+1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको ना। अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर देंगे हम, यहाँ पर जी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, या फिर लैंडेज जी फैक्टर कैलकुलेट कर देंगे। हम जानते हैं लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, लैंडेज जी फैक्टर = 1 + j × j+1 एंड माइनस का l × l+1 एंड प्लस का s × s+1 एंड डिवाइड में कितना होता है, ये 2j × j+1 के बराबर होता है। ठीक ना, अब इतना लंबा तो यहाँ पर कैलकुलेट करना बेकार है, क्योंकि आप यहाँ पर एक एक करके क्या करोगे, इस j की वैल्यू को पुट करोगे, फिर l की वैल्यू को पुट करोगे, फिर s की वैल्यू को पुट करोगे, और जो सॉल्व करने के बाद आएगा किसकी वैल्यू होगी, g की वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर मुझे क्या है याद है, तो मैं यहाँ पे उसको ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, देखो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसके लिए, 2/3, और इसके लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 4/3 हो जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या निकाल दूंगा, mj निकाल दूंगा। mj की वैल्यू क्या क्या होंगी, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू j। अब यहाँ पर j कितना है, 1/2 है, तो mj कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1/2 + 1/2, तो इसकी 2 वैल्यू होंगी, एक +1/2 और एक क्या होगी मेरे पास, -1/2। अगेन फिर यहाँ पर इसके लिए फिर अगेन 2 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, +1/2 और -1/2। इस वाले के लिए कितनी वैल्यू होंगी, 4 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी होंगी मेरे पास, एक +-1/2 और एक क्या होगी +-3/2, क्योंकि कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये -3/2 + 3/2 के बीच में लाई करता है। नाउ यहाँ पर एक और टर्म यहाँ पर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वो टर्म है हमारे पास क्या, शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट। क्या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट।
और ये किसके बराबर होती है, शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट यानी जी मल्टीप्लाई बाई एम जे। यानी जब भी हमें कोई बोले कि शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट निकाल, तो हमें क्या निकालना है, इस लैंडेजी फैक्टर और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल सी बात हुई, ठीक। तो अब दोनों क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, एक क्या आएगी +-1 आएगी, फिर यहाँ पर हमारे पास अगेन दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, +-1/3 आएगी। अगेन यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी। तो इसके लिए तो कितनी आ जाएगी, एक तो कितनी आएगी +-2 इस केस के लिए, और इस केस के लिए कितनी आ जाएगी यहाँ पर ये 2/3 आ गया, कितना आ जाएगा +-2/3 आ जाएगी। इस वाले के लिए कितना है +-2/3, इस वाले कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर लॉरेंज शिफ्ट हो गया। नाउ अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद कुछ इस टाइप का हुआ, यानी क्या हुआ, जो ईच जे लेवल है वो 2j+1 लेवल में स्प्लिट हो गई। यानी जो ये वाली लेवल है यानी 2s1/2 है, कितने लेवल में स्प्लिट हुई, 2 लेवल में। अगेन जो 2p1/2 है वो अगेन कितने लेवल में स्प्लिट हुई, 2 लेवल में। और जो यहाँ पर 2p3/2 है वो कितने लेवल में स्प्लिट हुई, 4 लेवल में, ठीक है। तो ये लेवल मैं यहाँ पर बना दूंगा। ओके, देखो ये क्या है, जब नो फील्ड है, अब देखो ये वाली लेवल कितने में स्प्लिट हो रखी है, 2 लेवल में, ठीक। तो एक लेवल क्या होगी, ये मेरे पास क्या है, एक लेवल है, और ये कौन सी है, दूसरी लेवल है, ठीक। नाउ इनको करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ mj। अब ये वाली किसके लिए होगी, mj की -1/2 के लिए, ठीक है। जब mj क्या होगा, -1/2 होगा, तो ये वाली लेवल होगी, और जो mj इक्वल टू कितना होगा, +1/2 होगा, तब कौन सी लेवल होगी, ये वाली लेवल होगी, ठीक है। ओके, तो ये वाली लेवल कितने लेवल में स्प्लिट होगी, 2 लेवल में। अगेन इस लेवल को देखो, ये लेवल फिर से कितने में स्प्लिट हो रही है, 2 में। तो एक क्या होगी, ये लेवल स्प्लिट होगी, और ये क्या होगी, दूसरी लेवल होगी। यानी कितने लेवल में स्प्लिट होगी, ये 2 लेवल में स्प्लिट होगी। इसके लिए कितना है -1/2 और +1/2। तो ये कितना है, -1/2 वाली लेवल है, और ये कितनी है मेरे पास +1/2 वाली लेवल है, ठीक ना। ये वाली लेवल कितने में स्प्लिट होगी, 4 लेवल में, ठीक। तो मैं 4 लेवल बना देता हूँ मैं, ये 1 और 2 3 4, ठीक है। तो कितने लेवल मिले हमको, यहाँ पर 4 लेवल मिल गई, ठीक है। तो इसके लिए कितना होगा, mj -3/2 होगा। इसके लिए कितना होगा, -1/2 होगा। इसके लिए कितना होगा, 1/2 होगा, और इसके लिए कितना होगा, 3/2 होगा। ये वैल्यू किसकी है, मेरे पास mj की वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, mj की वैल्यू है। तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, इस तरीके से क्या होगी, जो ईच जे लेवल थी वो क्या होगी, अपने कंपोनेंट में क्या होगी, स्प्लिट होगी, जब हमने क्या लगाया, यहाँ पर फील्ड लगाया। ये कब है, जब हमने क्या लगाया, यहाँ पर फील्ड लगाया, ठीक। नाउ अब यहाँ पर जैसे ये ट्रांजिशन थे, ये D1 ट्रांजिशन था, और ये क्या था, D2 के लिए ट्रांजिशन था, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ट्रांजिशन होंगे, और ट्रांजिशन किसकी बेसिस पर होंगे, सिलेक्शन रूल के बेसिस पर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं हम, सिलेक्शन रूल डिस्कस कर लेते हैं, सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल क्या होता है कि जो डेल mj है, या फिर चेंज इन mj होगा, या तो वो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, वो +-1 होना चाहिए, ठीक है। या तो जो डेल mj है, यानी चेंज इन mj होगा, यानी जिन 2 लेवल के बीच ट्रांजिशन होगा, वो तो या तो क्या कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जो mj = 0 से mj = 0 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता है। क्या कौन सा ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता है, mj = 0 से mj = 0 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता है। यानी इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास डेल mj होगा वो 0 होगा। हम तो यहाँ तो कह रहे हैं वो अलाउ है, लेकिन ये वाला ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता है। ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक। क्योंकि इस केस में जो डेल j होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो mj = 0 से mj = 0 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। यहाँ पर तो वो केस है ही नहीं, यहाँ पर जो mj है वो 0 है ही नहीं, तो यहाँ पर वो नहीं आएगा। किसी और एटम में ये कंडीशन आ सकती है। तो इस केस में तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर mj की वैल्यू 0 है नहीं। तो डेल mj की वैल्यू क्या देखेंगे, एक तो हम 0 देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, हम +1 और -1 देखेंगे, ठीक। ओके, देखते हैं। चलिए सबसे पहले इस लाइन के बारे में देखते हैं, कौन सी वाली, इस D1 लाइन के बारे में देखते हैं। तो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा, इन 2 लेवल से इन 2 लेवल में होगा। तो सबसे पहले कौन सा ट्रांजिशन देखते हैं हम, देखो ये क्या है, -1/2, और ये क्या है, -1/2। -1/2 कितना हो जाएगा, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला ट्रांजिशन क्या है, अलाउ है, और इसके लिए डेल mj की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। जो नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू है, डेल mj की वैल्यू है, ठीक। नेक्स्ट केस में कहाँ से कहाँ देख लेते हैं, इस 1/2 से इस -1/2 में देखते हैं। तो -1/2 से -1/2 में करोगे तो कितना आएगा, डेल mj 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डेल mj कितना हो गया, 1 हो गया। नाउ इसके लिए देखो, अब इसके लिए क्या है, ये 1/2 है, -1/2 से +1/2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये
1 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन -1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, डेल एम जे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये देखो, ये 1 से कहाँ करेंगे आप, इस 1/2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल एम जे 0 आ गया, ठीक। अब इसके अलावा कोई और भी हमको ट्रांजिशन देखने को मिल रहे हैं जिनके लिए डेल एम जे की वैल्यू 0 या -1/2 हो, +-1/1 हो, देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ओनली कितने ट्रांजिशन अलाउ होंगे, 4 ट्रांजिशन अलाउ होंगे। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारी D1 लाइन है वो कितने कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई है, 4 कंपोनेंट में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई। यही हमने जब हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था या फिर एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था इस D1 लाइन को इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने पाया वो कितने कंपोनेंट में स्प्लिट होगी, 4 कंपोनेंट में स्प्लिट होगी, और वो इस तरीके से क्या हुई, स्प्लिट हुई ना। सिमिलरली किसके लिए देख लेंगे हम, D1 लाइन के लिए देख लेंगे, ठीक है। तो D1 लाइन के लिए ये वाली जो लेवल है कितने लेवल में स्प्लिट होगी, 4 लेवल में, और जो कहाँ आ रही है, इस लेवल में आ रही है। तो ये लाइन ये वाली लेवल कितने लेवल में स्प्लिट हो गई है, 2 लेवल में, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहाँ होंगे, इधर से कहाँ होंगे, इधर होंगे, और किसके बेसिस पर होंगे, इस सिलेक्शन रूल के बेसिस पर होंगे। यानी जो डेल एम जे होगा तो 0 होना चाहिए, यहाँ पे +-1 होना चाहिए, ठीक। नो, तो सबसे पहला वाला केस किसके लिए लेते हैं हम, इसके लिए लेते हैं। यहाँ से कहाँ मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो पहला ट्रांजिशन हो रहा है इस -1/2 से इस 1/2 में हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, इस -1/2 से इस 1/2 में हो रहा है। जब ट्रांजिशन -1/2 से 1/2 में होगा तो इसके लिए डेल एम जे की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट केस में अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन है कहाँ से कहाँ हो रहा है, -3/2 से -1/2 के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ओके, थोड़ा सा सीधा बना देता हूँ। कहाँ से कहाँ हो रहा है, -3/2 से -1/2 के बीच हो रहा है। तो -3/2 से -1/2 होगा तो उसके लिए डेल एम जे की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रांजिशन क्या होंगे, अलाउ होंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिशन देखता हूँ मैं कहाँ से कहाँ, अब इस 1/2 से इस 1/2 के बीच में, कहाँ से कहाँ, इस 1/2 से इस 1/2 के बीच में, ठीक है। 1/2 से 1/2 हो रहा है तो डेल एम जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। नाउ फिर कहाँ से कहाँ देखता हूँ, इस -1/2 से इस -1/2 के बीच में, इसके लिए डेल एम जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 से -1/2 यानी 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रांजिशन भी क्या होंगे, अलाउ होंगे। नाउ नेक्स्ट केस में देखता हूँ, यहाँ कहाँ से कहाँ, -3/2 से -3/2 से 1/2 के बीच में, ठीक है। ये क्या है मेरे पास 3/2 और ये क्या है मेरे पास 1/2। तो 3/2 - 1/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। यानी ये ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउ होगा। नेक्स्ट केस में कहाँ से कहाँ देखता हूँ, इस 1/2 से इस -1/2 के बीच में। तो ये क्या है, -1 से इस -1/2। इसके लिए भी ट्रांजिशन कितना होगा, सॉरी, इसके लिए भी डेल एम जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये वाला ट्रांजिशन भी क्या होगा, अलाउ होगा। क्या इसके अलावा भी कोई और ट्रांजिशन इसमें देखने को मिल रहे हैं या फिर पॉसिबल है, आंसर है नहीं, क्योंकि यही वो 6 ट्रांजिशन है जिसके लिए डेल एम जे की वैल्यू कितनी है, या तो 0 है या फिर +-1 है। यानी क्या देखने को मिला कि जो हमारे पास D2 लाइन है वो कितने लाइन में स्प्लिट हो गई है, 6 लाइन में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है, ठीक है। जो D2 लाइन है कितने लाइन में स्प्लिट हो गई है, 6 लाइन में स्प्लिट हो गई है, ठीक। जैसे कि हमें इस एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला था। नाउ अब यहाँ पर वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ लाइनें क्या थी, सिग्मा थी, और कुछ लाइनें क्या थी हमारे पास, पाई थी, ठीक। तो यहाँ पर जो रूल होता है कि जो डेल एम जे होगा अगर +- है, +-1/2 है, तो उसके लिए जो कंपोनेंट होंगे वो कौन से कंपोनेंट होंगे, सिग्मा कंपोनेंट होंगे। अगर डेल एम जे की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो कौन से कंपोनेंट होंगे, पाई कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो यानी ये कौन से कंपोनेंट है, -1 वाले सिग्मा कंपोनेंट, ये कौन से हैं, पाई कंपोनेंट, ये फिर से क्या है, सिग्मा, ये क्या है मेरे पास, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलस जी-मैन इफेक्ट, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।